प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग होना है। तो पहले जानते हैं कि यह एल्गोरिथ्म क्या है। तो ये देखिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हैं जहाँ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स धन आर एक्स, जहाँ आर एक्स बराबर 0 या डिग्री आर एक्स इज लेस देन डिग्री जी एक्स। ठीक है, यही बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म है। तो बच्चों, ये क्या चीज़ है? देखिए, अपनी ज़रा सा याददाश्त दुरुस्त कीजिए। हमने पहले चैप्टर में विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ा था, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म। तो वहाँ पर आपने देखा था, हम किसी पूर्णांक को, देखिए, किसी पूर्णांक को हम बी क्यू प्लस ए पूर्णांक हमारे पास होता था, उसको हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास ए था, तो ए बराबर बी क्यू धन आर होता था। तो ये समझिए कि वहाँ पर ये हमने कहा था कि ए जो पूर्णांक होता था वो पूर्णांक क्या है हमारा, वो पूर्णांक ऐसा है जिसमें हम एक तरह से ये समझ रहे हैं कि बी का हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, और बी क्या होता था? भाजक होता था। ए हमारा भाज्य होता था, बी हमारा भाजक होता था, और क्यू फॉर कोसेंट, ये भागफल और शेषफल था। हमने एग्जाम्पल से समझाया था। जैसे बाद में बी आपका यहाँ पर ये ए अगर हमारा 16 है और भाग देने वाला 3 है, तो 3 का भागा 16 में देंगे तो 5 बार, 3 पंजे 15 धन 1 16, एक शेष बच गया। 17 में 3 पंजे 15 धन 2। ठीक है, तो हम वहाँ पर देखते थे अगर भाग देने वाला भी 3 है, ठीक है, तो यहाँ शेष वाला आपने देखा था हमेशा जीरो से लेकर 2 तक आता था। देखा आपने? तो अगर 3 पंजे 15 करते हैं तो 15 में 0 आ रहा है, 16 में 1 आ रहा है, 17 में 2 आ रहा है, फिर अगर इसके 18 में फिर 0 हो जा रहा है। यानी हमेशा आर क्या होता था? आपका बी से छोटा होता था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बी की जगह समझना है कि जी है, और ए की जगह समझना है पी है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता था वहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पर पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स धन आर एक्स है। तो ये समझना है हमको, बहुपदों के लिए भी होता है। यानी यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि यानी यहाँ पर भी जी एक्स क्या है? भाग देने वाला बहुपद है। ये वो है जिसमें जिस बहुपद में भाग दिया जा रहा है, ये जो भाग दे के आ रहा है ये शेषफल आ रहा है। ठीक है, क्यू और आर तो वहाँ भी होते थे। और अब आपको बहुपदों का, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना आपने 9th क्लास में सीखा ही है। ठीक है, और बहुपद भी आप समझते हैं। बहुपदों की डिग्री क्या हो सकती है? 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। यानी एक कांस्टेंट भी होते हैं, भाग देने वाले कांस्टेंट भी हो सकते हैं। यानी कांस्टेंट होने का मतलब कोई संख्या भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 4x स्क्वायर धन 6x है, ये आपका 2 है, ये 2x स्क्वायर धन 3x, यानी ये संख्या भी हो सकती है। संख्या होगी तो उसका इसका क्या होगा? 0 घात हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है ये नियम वहाँ पर भी लागू होता है जहाँ पर ये बहुपद होते हैं। भाग देने वाला कोई बहुपद होता है, ठीक है, और किसी भी कोई बहुपद होता है जिसमें भाग दिया जा रहा बहुपद होता है, तो तब जाके जो ये भागफल निकलता है और जो शेषफल निकलता है, ये भी अपने आप में बहुपद होते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में देखा भी है। बस यहाँ पर इसी को विभाजन एल्गोरिथ्म कह दिया, क्योंकि जब हम इससे पहले 10th क्लास में जो हमने पहला चैप्टर विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ा था, वो भी कोई नई चीज़ थोड़ी थी, वो भी हम पुरानी क्लासेस पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्योंकि जो वहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि 16 को हम 3 गुणा 5 धन 1 लिख सकते हैं, तो वो कोई नई चीज़ थोड़ी थी, वो तो हम पहले समझते थे। ये समझिए कि हमने उसको एक तरह से पुनर्स्मृति उसकी कर दी हमने। ठीक है, तो इसकी भी हमने एक तरह पुनर्स्मृति कर दी। ठीक है बच्चों, तो यही बहुभुजों के विभाजन एल्गोरिथ्म है। ये समझ लीजिए कि यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म बहुपद के लिए भी लगता है। तो अब हाँ, वहाँ पर ये कह देते थे कि हम आर क्या होता है? बी से छोटा होता था। आर या तो 0 होता था या बी से छोटा होता था। 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता था ना। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर चूंकि आपने बहुपदों का भागफल देखा है, या तो जैसे वहाँ पर तो संख्याओं में या तो आपका शेषफल या तो 0 हो जाता था, या शेषफल या तो 0 होता था, या तो फिर बी से छोटा होता था। जैसे 0 3 वाले केस में 0 1 2 आ रहे थे, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। एक केस तो यहाँ पर भी वही है कि या तो शेषफल आपका 0 हो जाता है, लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है? यहाँ पर हम कब छोड़ते हैं? यानी वहाँ पर जैसे शेष छोटा हो जाता है, 3 का भाग 17 में दिया, शेष 2 बच गया। तो अगर जैसे शेष भाग देने वाले से छोटा हो जाता था, ये तो हम बहुत छोटी कक्षा से पढ़ते हैं, अगर भाजक से अगर शेषफल छोटा हो जाता था तो हम भाग देना वहाँ पर
छोड़ देते हैं। या तो हम कब छोड़ते हैं भाग देना, या तो ये भाग या तो शेषफल शून्य हो जाए या भाग शेषफल भाजक से छोटा हो जाए। तो बच्चों यही चीज़ यहाँ पर भी है बहुपदों में, या तो उसका शेष हम भाग देना कब छोड़ेंगे यहाँ पर शेष, ये कंडीशन यही बता रहा है कि हम भाग देना कहाँ पर छोड़ेंगे। या तो शेषफल 0 हो जाएगा, ये तो ऑल वेल अंडरस्टूड है कि वहीं पर ही भाग देना बंद हो जाना है, या फिर यहाँ पर शेषफल छोटा, यहाँ पर शेषफल वैसे शेषफल छोटा को कैसे दिखाएंगे आप, संख्या में तो आप बता देंगे कि 3 से 2 छोटा है, लेकिन यहाँ पर शेषफल छोटा का मतलब शेषफल की घात छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब है बच्चों, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ, घात आप समझते ही हैं, x+1 वाला कोई अगर बाय द भाग देने वाला x+1 है, यानी x के पदों में है तो उसकी घात 1 है, x² के पदों में उसकी घात 2 है। तो यानी कहने का मतलब है अगर भाग देने वाला x² है, ठीक है कि नहीं, मतलब इसे डिग्री जी एक्स है ना, ये जी एक्स से भाग देने वाला है, मैंने कहा था जी बी का काम कर रहा है। तो अगर भाग देने वाला x² टाइप का है और r जो है वो x के फॉर्म में आ गया है, यानी जो मतलब शेषफल बचा वो x की घात में आ गया है, तो इसका मतलब वहाँ पर उस स्टेप में हमने भाग देना छोड़ देना है। समझ रहे हैं? तो ये समझिए इसको कि यहाँ पर छोटा कैसे होता है, उसकी घात छोटी होती है नहीं। अभी आप यानी कहने का, जैसे हम वहाँ पर क्या करते थे, 3 अगर भाग देने वाला भी 3 है और शेषफल में भी 3 बच गया तो 3 का भागा 3 में देते थे ना। तो ऐसे यहाँ पर अगर बाय द वे भाग देने वाला x+1 है और शेषफल में x+2 बचा है तो फिर भी उसमें भाग देंगे। इवन बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँ, अगर भाग देने वाला x+2 है और शेषफल में x+1 बचा है तब भी आप भाग देंगे, क्योंकि आपने ये नहीं देखना है x+2 x+1 है, आपने ये देखना है x+2 की घात कितनी है। देखो x+2 भी जो है x के पद का टाइप का पद है और x+1 भी x के टाइप का पद है। अभी आप आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है। और हाँ, अगर भाग देने वाला x² टाइप का नहीं है, अभी तो हमने x² का, भाग देने वाला x टाइप का है, तब कब आप भाग देना छोड़ेंगे, जब वहाँ पर वो अंकों में आ गया, जैसे 1 2 3 आ गया या -1 -2 आ गया। तो हमने बताया था कि जो संख्या होती है केवल वो भी अपने आप में बहुपद होती है, लेकिन उनकी घात 0 होती है। यानी आपने x घात वाले से भाग दिया, नहीं x वाले पद से भाग दिया जिसकी घात 1 होती है, x वाले की 1, x² की 2, x³ की 3 बता रहे हैं ना हम। तो x वाले से आपने भाग दिया तो संख्या बच गई, तो इसका मतलब आपने 1 घात वाले से भाग दिया, शेषफल 0 वाले में आ गया, 0 घात वाले में आ गया, तब वहाँ पर आपने भाग देना छोड़ना है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ये विभाजन एल्गोरिथम इस रूप में यहाँ पर लागू होता है, बात वही है। तो आप कह सकते हैं px बराबर gx गुणा qx धन rx, जहाँ rx बराबर 0 या डिग्री rx इज लेस देन डिग्री में घात होता है डिग्री gx, ठीक है। यह वही बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है बच्चों। अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 203, इसका पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो px क्या है आपका, जिसमें भाग दे रहे हैं, यह है आपका x³ - 3x² + 5x - 3, और gx क्या है जिससे भाग देना है, ठीक है। और यानी यहाँ पर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग दे के केवल भागफल और शेषफल बताना है, ठीक है। हाँ, तो भागफल और शेषफल आपको बताना है। तो ये चीज़ तो देखा जाए कोई इस क्लास का पेपर है नहीं, प्रश्न है नहीं, या आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन इस पर ही है आधारित, ठीक है, क्योंकि ये भाग देना आपको 9th क्लास में अच्छी तरह सिखाया है। जब आप याद करिए, जब बहुपद वाला वहाँ पर पाठ हुआ करता था, जब उसमें आप गुणनखंड करते थे, तो गुणनखंड जब आपके 3 घात वाला कोई बहुपद होता था, तो उसके गुणनखंड करने के लिए जब आप पहले उसका एक गुणनखंड निकालते थे 1 घात वाला, फिर बाकी बचे हुए गुणनखंड निकालने के लिए तो वो 1 घात वाले बहुपद से 3 घात वाले बहुपद को भाग देते थे। तो बच्चों यानी आपको वहाँ पर अच्छी तरह सिखाया गया है भाग देना बहुपदों का, ठीक है। फिर भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको वो चीज़ याद रखनी है। और अगर आपको उतने याद नहीं है तो आप 9th क्लास के लिए जो वीडियो डाली हैं, वहाँ पर 9th क्लास की वीडियो आप देखते रहे करिए, जहाँ पर वो चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आपको फिर उसे रिकैपिचुलेट कर ही देते हैं, ठीक है। फिर भी आप पुरानी चीज़ों को याद रखिए, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो कहने का मतलब यह है, हमको यहाँ पर दे रखा है px और gx, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बच्चों, px जो होता है वो भाज्य होता है, इसमें भाग देते हैं, gx जो होता है भाग देने वाला होता है। तो शेष और हमको क्या बताना है आपको, शेषफल और भागफल, यानी भागफल आपका qx, q फॉर क्यूसेंट, q और r जैसे वहाँ होते थे, q मने भागफल और r मने शेषफल रिमाइंडर,
ठीक है, वो निकालना है। तो आप यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ भाग देने वाला x² - 2 लिख दिया, यहाँ आपने जिसको भाग देना है वो लिख दिया। ठीक है, एक बार मैं फिर याद दिला देता हूँ आपको बच्चों, क्या करते हैं अब इसमें भाग देने की शुरुआत कैसे करते हैं। जब आपने इसको लिख दिया है, अब देखते हैं कि ये भी अपने आप में बहुपद है, ये भी अपने आप बहुपद है। ये 2 घात वाला बहुपद है, ये 3 घात वाला बहुपद है। 2 घात का बहुपद क्यों हुआ? क्योंकि इसकी अधिकतम घात या सबसे बड़ी घात, और देखो घटते क्रम में लिखे जाते हैं। कभी कभी अगर ऐसा प्रश्न आपको मिले बच्चे कि ये घटते क्रम में न हो, यानी x³ + 5x - 3x² है, यानी तो इसको भाग देने से पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, मानक रूप में, कि पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात। ठीक है बच्चों, तो ये तो खैर अभी ये तो आपका ऑलरेडी आपके मानक रूप में है। तो अब आपको इससे पता लग गया कि सबसे बड़ी घात इसकी 3 है और इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है, मतलब इस सब बड़ी घात वाला पद 2 है, सबसे बड़ी घात वाला पद 2 है, सबसे बड़ी घात वाला पद 3 है। या कह लो कि इस पूरे की घात, हमने बोला था ना सबसे बड़े वाले पद की घात ही पूरी बहुपद की घात होती है, इसकी घात 2 है, इस पूरे की घात 3 है। तो कहने का मतलब है सबसे बड़ी घात वाला पद जब x² है इसका, और सबसे बड़ी वाले घात का पद x³ है। अगर यहाँ पर x³ पे आगे 2 होता तो वो पूरा 2x³ होता। ठीक है, तो क्या करते हैं शुरुआत इसमें, जो इस भाजक, जो आपका भाजक बहुपद है, इसकी सबसे बड़ी घात वाले पद को इसकी सबसे बड़ी घात वाले पद को के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ पर x² है और यहाँ पर x³ है, तो आप इसको अपने दिमाग में रब में या रब काम में कहीं पर कर सकते, रब करने की जरूरत भी नहीं है, आप 9th क्लास पास करके आए हैं। तो इस x² को किससे गुणा करें कि x³ आ जाए, चिन्ह से, केवल प्लस, देखो प्लस वाले से प्लस लाना है, तो एक तो चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, प्लस से प्लस को गुणा करेंगे तभी प्लस आएगा। चिन्ह का तो प्लस मिल गया, और स्क्वायर से क्यूब कैसे मिलेगा, 1x से गुणा करेंगे तो यानी 1x। अब मैं आपको यहीं पर ही केस बता देता हूँ। बाय द वे यहाँ पर आपको 2x³ लाना होता। ठीक है, तो x² से x³ लाने के लिए तो एक x की जरूरत होती। ठीक है, और एक यहाँ 1 है, x² है, कुछ नहीं, यहाँ 2 है, तो 2x की जरूरत होती। अगर बाय द वे यहाँ पर -2x³ होता, ठीक है, तो x² से -2 वाला कुछ बनाने के लिए एक तो -2 की जरूरत होती, और x² से x³ बनाने के लिए एक x की जरूरत होती। ठीक है, तो यानी इसका ऊपर क्या लिखा जाता है, -2x। तो ऐसे ही आप इसके न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर, आपके जो इसके मल्टीप्लायर जो होंगे ढूंढेंगे। तो कहने का मतलब है x² को x³ बनाने के लिए x की जरूरत है, वो आपने ऊपर लिख दिया। अभी बच्चों अभी आपने देखा इस -2 का मैंने कोई यूज़ नहीं किया। अगर यहाँ भी लंबा हो सकता है, इवन मैं आपको बताऊँ, जो आपने इतनी बार यहाँ जिसमें आपने भाग दे रखा है, इतना बड़ा यहाँ भाग देने वाला भी हो सकता है, तब भी आप पीछे को नहीं देखेंगे, केवल इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट देखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लायर ढूंढ लेंगे। लेकिन जैसे आपको मल्टीप्लायर मिल गया, उसके बाद आपने, क्योंकि भाग तो पूरे से देना है, तो इस x से इस पूरे को गुणा करेंगे, क्योंकि भाग का उल्टा गुणा है भाई। x² से इसको गुणा करके अगर ये मिल रहा है, वो ये आपने चेक करा है, तो इससे इसको गुणा करके भी तो ये मिलेगा ना। हाँ, तो लेकिन जब आप ऐसे चेक करेंगे तब तो केवल इसको और इसको देखेंगे कि इससे किसको गुणा करें कि ये मिले। लेकिन जब यहाँ से ऐसे करेंगे तो पूरे को गुणा करेंगे। यहाँ से चेक करते समय तो इसको और इसको देखेंगे कि इससे इसको गुणा करेंगे तो ये मिलना नहीं मिलना, तभी तो हमने पहले इसको यहाँ पर x लिखा। अब जब x लिख दिया तो x से पूरे को गुणा करेंगे, तो यानी एक तो इसके नीचे तो वही आएगा, आपने तो उसको जानबूझ के वही बना रखा है। देखो x² से x³, ठीक है, वो उसके नीचे आ जाएगा। हाँ, और दूसरा x को भी दूसरे वाले से गुणा करेंगे तो x, देखो प्लस माइनस माइनस, तो x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x। अब बच्चों 2x से क्या इसके नीचे आएगा, x² वाले के नीचे? नहीं, इसके नीचे आएगा नहीं। ये आपको 9th का इवन 8th क्लास में भी बता रखा है, जब कोई बहुपदों का वहाँ पर बीजी व्यंजक होते थे। बहुपद तो 9th क्लास से है, लेकिन मैंने बोला बीजी व्यंजक की बहुपद बनते हैं, तो बीजी व्यंजकों को भी अगर जोड़ना घटाना होता था तो पहले उन्हें लाइक टर्म, यानी जिन्हें कहते हैं सजाती पदों को एक दूसरे के नीचे रखते हैं, तभी उनका फिर बाद में उनमें वही प्लस माइनस के नियम जो आपको सिखा रखे हैं, वो तो 8th से भी पहले से, वो तो 7th क्लास में सिखा दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हर क्लास का महत्व है। ठीक है, तो छोटे क्लास में जो उसके बाद प्लस माइनस के नियम होते हैं वो लगाते हैं। और तो तब कब लगा पाएंगे प्लस माइनस के नियम, क्योंकि जो x वाला x² के नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, हो तो उसको सॉल्व भी नहीं होगा। तो अगर हमको ये गुणा करने के बाद x² वाला कोई मिल रहा है तो उसको x² के नीचे, x³ वाला के नीचे मिल रहा है x, देखो पहला वाला तो जानबूझ के उसके नीचे मिलेगा ही उतना, क्योंकि वो तो हमने जानबूझ के x² से x³ बना रखा है, तो पहले वाला को तो उसके नीचे लिखेंगे। लेकिन बाकी गुणा करके जो अगर हमको x वाला मिल रहा है तो उसको x वाले के नीचे लिखेंगे, और चिन्ह से देखो प्लस माइनस माइनस। तो बच्चों जब आपने यानी ये गुणा करके इसके नीचे लिख दिया है, तो आप जो नॉर्मल आप भागा बचपन से सीखते थे, भाग देना सीखते थे, तो उसमें आप देखिए, याद करिए, जब नीचे को गुणा के सवालों में नीचे को जोड़ा जाता है और भाग के सवालों में नीचे में घटाया जाता है, तो यहाँ भी घटाया जाएगा।
अब आपने सजातीय पदों के नीचे तभी तो लिखा है, जाके जानबूझ के जाके आप इसको घटाएंगे जोड़ेंगे घटाएंगे। तो आप याद करिए कि कैसे घटाते थे। अब जब वहाँ पर सजातीय पदों में कैसे 7th का क्वेश्चन है, 8th का भी नहीं है, जब आप उसको सजातीय पद के नीचे लिख देते थे, उसके बाद कैसे घटाते थे नीचे के पद को। घटाने का नियम यही होता है बीजगणित में, इसको बीजगणित ही समझ लो कि घटाने का नियम ये होता है, इसमें नीचे वाले के चिन्ह उल्टे कर देते हैं। देखो ये ऊपर का -2x तो इसके गुणा के हिसाब से आया। अब चिन्ह किसके उल्टे हुए, देखो इसी के तो चिन्ह होंगे। ये प्लस था तो पहले, अब प्लस वाला माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब यानी ये x³ तो है, लेकिन इस पर कौन सा चिन्ह डील करेगा, ये माइनस वाला। इस यानी हम इसको कैसे पढ़ेंगे, -x³, और इसको क्या पढ़ेंगे +2x, क्योंकि प्लस का माइनस, माइनस का चिन्ह, यानी घटाने का अर्थ ही वही है कि उसके नीचे के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। तो ये नीचे वाला प्लस हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें अगर जब ये चिन्ह आपने उल्टे कर दिए, यानी घटाने का प्रोसेस यहीं पर पूरी हो गई, ठीक है। घटाने का अर्थ ही वही है कि चिन्ह आपने उल्टे कर दिए। फिर क्या करना बच्चों आपने, फिर आपने उसमें प्लस माइनस के नियम लगाने हैं। देखो मैं बहुत बार बच्चों को बताता हूँ, जो बीजगणित, ये अंक XY वाले Z वाले, जो बीजगणित का अगर जो घटाना जोड़ना घटाना होता है, नियम तो इसमें वही प्लस माइनस के नियम लगेंगे, ठीक है। प्लस इसमें इसमें अगर आपने एक व्यंजक में दूसरा व्यंजक जोड़ना होता, ये अगर जैसे ऊपर का एक व्यंजक है और नीचे का व्यंजक क्या है x, देखा जाए तो गुणा करके क्या आ रखा है हमारा, x³ - 2x आ रखा है। तो अगर इस व्यंजक में इस व्यंजक को जोड़ना होता तो हम क्या करते, तो सीधे इस 5 और -2 में प्लस माइनस के चिन्ह लगाते, इस x³ और प्लस x³ में प्लस माइनस के चिन्ह लगाते। यानी एक व्यंजक में दूसरे व्यंजक को जोड़ने का मतलब उसमें सीधे प्लस माइनस के नियम लगा दो, और एक व्यंजक में घटाने का दूसरे व्यंजक को घटाने का मतलब दूसरे वाले के पहले चिन्ह उल्टे कर लो, अब प्लस माइनस के नियम लगा लो, ठीक है। इतना ही फर्क होता है जोड़ और घटानों में। इसलिए अगर आपको याद है, मैंने गुणा के नियम अलग लिखाए थे, भाग के नियम अलग लिखाए थे, लेकिन योग और अंतर के अलग नियम लिखाए थे। मैंने कहा बेटा प्लस और माइनस के नियम एक साथ होते हैं। मैं हर क्लास में लिखाता हूँ, तो मैंने वहाँ पर प्लस और मैंने पूर्णांकों के योग व अंतर संबंधी नियम, क्यों, क्योंकि योग और अंतर के नियम एक दूसरे सेपरेट नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन, जो घटाना है वो जोड़ का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो इसे जोड़ और घटाने के नियम साथ साथ चलते हैं, बस ये अब वो नियम वो नियम क्या है, जैसे हमारे पास 5 और 2 है। मैं फिर आपको मौखिक बता देता हूँ, आप इसको नहीं बताऊंगा कि 5 और 2 से दो बार हमको एक बार 2 प्रकार से हमको 7 मिलता है, 2 प्रकार से हमें 3 मिलता है। कैसे, 5 धन 2 कर देंगे तो प्लस का 7, दोनों को माइनस कर देंगे, -5 - 2 कर देंगे तो माइनस का 7, 5 को प्लस 2 को माइनस कर देंगे प्लस का 3, 5 को -2 को प्लस कर देंगे माइनस का 3। तो वही नियम हमने यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। तो वो नियम अगर हमको जोड़ना होगा जो व्यंजकों को, तो सीधे लगा देंगे ये नियम, कि यानी एक के नीचे एक रखने के बाद, जैसे हम लाइक के नीचे लाइक रखा तो सीधे लगा देख लेंगे कि इसमें वो 4 में से, जैसे मैंने बोला कि दोनों प्लस के हैं तो 5 और 2 जुड़ के 7 हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 7 हो जाएगा, 1 + 1 माइनस है तो कट के या तो 3 आएगा या -3 आएगा। तो जोड़ने का मतलब होता है एक व्यंजक, जैसे एक व्यंजक ये है दूसरा व्यंजक ये है, जोड़ने का मतलब होता है उसमें सीधे प्लस माइनस के नियम लगा दो, और घटाने का मतलब ये होता है पहले नीचे वाले को उल्टा कर लो, अब प्लस माइनस के नियम लगा लो। बच्चों ये बात को हमेशा याद रख लो, ठीक है। ये बार बार नहीं बताई जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वैसे आपको आनी चाहिए, नहीं आ रही तो मैंने फिर से मैंने बहुत अच्छी तरह बता दिया है। अब देखिए, यानी घटाने का मतलब होता है कि चिन्ह उल्टा करने के बाद प्लस माइनस के नियम लगाना है, ठीक है, जो आपने उसमें 7th क्लास में सीखे हैं, ठीक है। और जोड़ने का मतलब है कि सीधे लगा देना है। अभी तीसरा चैप्टर आने वाला है, अभी इसके बाद नेक्स्ट तीसरा चैप्टर आएगा रैखिक समीकरण, वहाँ भी यही काम आना है। वहाँ पर आप समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, 2 को 1 से घटाने पर, तो वहाँ पर फिर XY में समीकरण होंगे, तो वहाँ पर मैं फिर इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक है, उसे याद रखना। तो उसका अर्थ वही होगा। तो यानी अगर ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को आप घटा रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि नीचे वाले का उल्टा कर दो और उसके बाद अब उसमें प्लस माइनस के नियम लगा लो। नियम तो वही है, नियम तो इस व्यंजक को इस व्यंजक में जोड़ने के लिए भी वही है, इस व्यंजक को इस व्यंजक में घटाने के नियम के लिए भी नियम, इसलिए मैं बार बार प्लस माइनस के नियम कह रहा हूँ। यानी नियम वही लगने हैं जो 5 और 2 वाला नियम बता रहा हूँ, चारों का, बस घटाने वाले में उल्टा करने के बाद लगने हैं, जोड़ने वाले में सीधे लग जाने हैं, हो गया अब, ठीक है। अब ये यानी ये माइनस, अब माइनस में प्लस माइनस का नियम लगने वाला, ये प्लस है माइनस से कट गया, ये नियम उस नियम से, प्लस माइनस के नियम से क्या होता है, ये ऊपर एक प्लस है, ये उतना ही प्लस है उतना ही माइनस से कट गया, ये -3 के नीचे कुछ था नहीं तो पूरा उतर जाएगा, ये -3 पूरा उतर, यहाँ पर पूरा उतरता है, बाकी बचा हुआ पूरा उतरता है, वाले जैसे वाले भागा होते थे एक एक करके नहीं उतरता है। इसके बाद इस लाइन का पूरा नीचे उतरेगा, ठीक है। जो कोई कट जाएगा तो वो तो 0 हो गया, ये तो कट के 0 हो गया, ये नहीं उतरा, ये भी पूरा उतर गया, ये पूरा उतर गया। और अब ये देखो, ये 5 प्लस का है 2 माइनस का है, नहीं सॉरी, ये तो अब तो हम इसको डील करेंगे ना, 5 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो
यानी क्या हो जाता है, प्लस का 7x हो जाएगा प्लस माइनस के नियम से, यानी ये बन गया। अब हर स्टेप में फिर वही देखेंगे, अब ये स्टेप के बाद ये उत्तर आ गया है ना, तो अब ये देखेंगे, यानी अब इसका सबसे बड़ी घात वाला पद ये है, इसका सबसे बड़ी घात वाला पद ये है। तो एक्स स्क्वायर को ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर से अब एक्स स्क्वायर ही है, तो यानी एक्स को एक्स की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एक्स से गुणा कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा, केवल हमारे पास -3 की कमी है, तो यानी -3 से गुणा करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। तो -3 पहले ऊपर लिख दिया इस एक्स स्क्वायर और इस -3x² के हिसाब से, बाद में -3 से पूरे को गुणा करेंगे तो एक तो ये बन जाएगा जानबूझ के, और दूसरा क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6। वो 6 किसके नीचे आएगा, अंक के नीचे आएगा, क्योंकि इनके नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो अंक वाला अंक के नीचे, एक्स वाला एक्स के नीचे, और ये वाला स्क्वायर क्या कहते हैं, स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे, यानी कहने का मतलब -3x² + 6 आया गुणा करके। अब चूंकि घटता है तो घटने का मतलब उसी के नीचे उसका जो चिन्ह उल्टा करके आया, उसी के नीचे जो उसका चिन्ह उल्टा करके आया, यानी अब ये तो सीधी सी बात है, हम वो उल्टा करते ही इसीलिए हैं क्योंकि गुणा करके वो पहले देखो हमने कहा ना इसको इसके बराबर बनाना है, भाई इसको हमने इसके बराबर बनाना है तो उसी से गुणा करा, बाद में चिन्ह उल्टे करके वो कट नहीं किया, तभी तो पहले तो बराबर बना रहे हैं उसी को, ठीक है, बाद में उसी को उल्टा कर दे रहे हैं, यानी पहला तो कट ही जाता है, हर स्टेप में पहला वाला तो कट ही जाएगा, क्योंकि पहले जब हमने गुणा करने के लिए इसको एक्स लिया है, ठीक है, तो इसको यहाँ -3 लिया है, या पहले वाले में एक्स लिया था, तो -3 लेने से -3x² ही बना, पहले तो बराबर ही बनाओ, लेकिन उल्टा घटाने का, जब हमने घटाने कहा तो घटाने का मतलब भी चिन्ह उल्टा करना हुआ तो कट गया, तो ये तो कट गया, लेकिन ये यानी ये तो पूरा कट गया, ये पूरा उतर गया, और जब इसके चिन्ह उल्टे हुए तो ये -6 और -3 का क्या हुआ, तो आपको पता है, हमने बोला जब दोनों माइनस में तो ये प्लस माइनस के नियम से ये -9 बन गया। अब यानी देखिए फाइनल हमारे पास क्या बच गया, जैसे यहाँ हमारा पूरा ये बच गया था शेषफल, यहाँ क्या शेषफल बच गया 7x - 9, और आप देखिए वहाँ भाग देने वाले की घात 2 है, यहाँ भाग शेषफल की घात 1 आ गई है। हमने क्या बोला था, RX की जो घात है वो GX से छोटी आ गई है भाग देने वाले से, आगे ना आ गया, ये वही कहता है विभाजन डिग्री, या तो RX से 0 आ जाता, या तो यहाँ पर कभी अभी आप आगे जाके देखेंगे कहीं पर पूरा 0 भी आ जाएगा, या तो ये पूरा भाग चले जाता है 0 आ जाता, या 0 नहीं आ सकता है तो कम से कम उसके GX की घात से कम आ जाए, यानी अगर वो भाग देने वाला 2 घात का है, शेष आपका 1 घात का आ जाए। देखो यहाँ पर हमने क्यों दिया, और यहाँ पर भी अभी भी इसके बराबर घात का था, ये भी 2 घात का, ये भी 2 घात का, और भाग दिया हमने, अब नहीं दे सकते हैं भाग, क्योंकि इसी घात 1 छोटी आ गई। तो अब क्या लिखेंगे हमको ये कारण देना पड़ेगा कि हमने क्यों रोका यहाँ पर भाग देना, क्योंकि डिग्री ऑफ RX इज लेस देन डिग्री ऑफ GX, इसलिए QX बराबर x - 3 RX बराबर 7x। तो इसलिए जिस स्टेप में ऐसा शेष बच गया तो वहीं पर शेष तो वो तो शेष का काम करेगा, और बाकी उस टाइम पर जो वो है भाजक है वो आपका QX का काम करेगा, हो गया, ठीक है। तो QX बराबर ये, RX बराबर ये। अब बच्चों इसमें कुछ और पार्ट हैं, 2 पार्ट, आप इनको कर लेंगे, बिल्कुल सेम इसकी रेप्लिका है, इसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह मैंने समझा दिया है इसको, ठीक है। यही भाग देना इस एक्सरसाइज की सबसे मेन बात है, ठीक है, बिल्कुल वो चीज़ है। अगर आपको अगर वो आपके इतना बता दूँ उसमें भाग देने वाला और जिसमें भाग दे रहे हैं अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसे ये बड़ी घात फिर छोटी घात, बड़ी घात के बाद 1 घात वाला फिर 0 घात वाला, बड़ी घात के वाला 1 घात वाला पद नहीं है, सीधे 0 घात वाला है, तो आप मतलब घटते क्रम में ही लिखेंगे। ऐसे यहाँ भी अगर घटते क्रम में नहीं है, 3 के बाद 1 घात वाला है तो पहले आगे पीछे करके 3 के बाद 2 घात 1 घात, छोटे घात घटते हुए क्रम में आएगी, ऐसे बना लेंगे, फिर इस तरह से भाग दे देंगे जो आपको तरीका बताया है, ठीक है। पहले वाले अधिकतम घात वाले पद को उसका अधिकतम घात के वाले पद जैसा बनाएंगे, ठीक है, जो वहाँ मल्टीप्लायर मिलेगा उससे फिर पूरे को गुणा करेंगे, सजाती पदों को अपने नीचे लिखेंगे, फिर उनके चिन्ह उल्टे करेंगे, उल्टे करने के बाद उनमें प्लस माइनस के नियम लगाएंगे, फिर आगे को यही प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बच्चों अब मैंने आपको भाग देने में ज़रा टाइम ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा भाग देना नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये सारे क्वेश्चन जो हैं भाग देने पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी आपको भाग देना है, और अब लास्ट में थोड़ा फर्क क्या आ गया कि ये बताना कि जो भाग देने वाला बहुपद उसका गुणनखंड है या नहीं है, तो इसको आपको कोई नए से बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने आपको बताया 3 से अगर 16 को भाग देंगे तो 1 शेष बचता है, तो यार इस टाइप का क्वेश्चन तो ये पहला हो गया, लेकिन 3 से अगर 15 को भाग देंगे तो शेष 0 बचता है,
और जब 0 बचता है तो तभी तो 3 उसका गुणनखंड हुआ। यानी ये बात, और ये बात आप 9th में ही पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़े चुके, आपको बहुत बार बताई गई है। तो यानी आपको ये बार बार बताया गया है कि अगर किसी एक कोई भी एक राशि से दूसरी राशि को अगर भाग देते हैं तो वो भाग देने वाली राशि गुणनखंड तभी कहलाएगी जब शेषफल 0 होगा। तो यानी आपको ये इसमें बताना है देखो हमेशा GX से भाग देने वाला होता है। GX से है आपका t² - 3, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या देखिए पहले वाले में क्या है, GX से तो है आपका t² - 3 और आपका PX से कितना है इसमें 2t⁴ धन 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12, ठीक है। बस भाग देने वाला ये है भाई, मैंने कहा ना ये PX GX QX RX सब बहुपद होते हैं, ठीक है। तो यानी ये GX जो है ये भी अपने आप में, ये अपने टी वाला सवाल है, यानी टी में बहुपद है, यानी ये t² - t पूरे को भाग देने वाला है। तो क्या है, भागना तो आपने सीख ही रखा है, फिर दे दो भाग, बस सिर्फ ये ध्यान देना है। अब आपको इसमें क्या बताना है, इसमें शेषफल और वो नहीं बताना है, इसमें आपको बल्कि गुणनखंड बताना है। तो क्या है, तो यहाँ पर शेषफल भागफल क्या बताओगे आप, यहाँ पर तो आपको बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो आप जब भाग दे दोगे, जैसे गुणनखंड गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए, शेष 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऐसा शेष नहीं बचेगा 7x - 9, यहाँ पर पूरा शेष 0 बच जाएगा। तो अगर 0 शेष आ जाएगा तो भागफल है, नहीं गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। बस आपने ये जांच करनी है इसकी, ठीक है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो ऐसा आप कर भी चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन 9th में भी थे, ठीक है। तो फिर मैं आपको देखो जल्दी से बता रहा हूँ, तो यहाँ t² - 3 है, इसको 2t² बनाना है। तो t² को t4 बनाने के लिए हमको देखो घातांक के नियम से होता है ना, हाँ देखो 2 घात वाले को 4 घात बनाने के लिए क्या होता है, देखो 1 की घात m को अगर 1 की घात n से गुणा करेंगे तो 1 की घात m + n होता है। तो 2 घात वाले को जब 2 घात से गुणा करेंगे तो 4 बना, 4 घात बनेगा। तो यानी t⁴ 2 को t⁴ बनाने के लिए t⁴ 2 से गुणा करेंगे और 1 2 की जरूरत हमको, यानी 2t⁴ 2 ऊपर लिख दिया। अब गुणा तो फिर पूरे से करना पड़ेगा, तो ये तो इसके नीचे 2t⁴ 4 हो गया, और ये फिर 3 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस, देखो इसका +2 इसका -2, ये प्लस माइनस के नियम भी लगेंगे ना, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, तो 6t²। अब t² वाला कहाँ है, इसके नीचे थोड़ी है, इसके नीचे लग गया 6t² का माइनस। फिर वही करा, फिर जब सजाती के नीचे सजाती लिख देते हैं तो फिर चिन्ह उल्टे कर देते हैं, ठीक है। यानी पहले तो 2t² प्लस में था ना, फिर उल्टे करके माइनस बन गया है, ऐसे ही माइनस वाला प्लस बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो कट ही जाता है, आप चाहें तो जैसे इसको ऐसे ऊपर भी जैसे यहाँ काट के दिखा सके x क्यों, और चाहे मत दिखाओ, ठीक है। वो आपने उतारा ही नहीं उसका कुछ, इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपने इसको काट दिया। कट गया, ये पूरा उतर गया भाई, जो कट गया वो कहाँ से उतरेगा, ये पूरा उतर गया। ऐसे यहाँ से 9t - 12 इनका भी कुछ नहीं हुआ, ये भी पूरा उतर गया। अब देखो इनका क्या हुआ, ये भाई ये 2 माइनस का है, देखो उस जाति का मतलब ये होता है ना, देखो t² है तो उत्तर में t² आएगा ही आएगा। बस 2 माइनस का है, जैसे यहाँ भी हम वही कर रहे थे ना, ये देखिए x² है तो x², ये x है तो उत्तर तो x में आएगा ही आएगा। यानी केवल आपने जो प्लस माइनस के नियम आज सीखे थे वो संख्याओं के लिए सीखे थे। ये 5 और 2 संख्या पर देखो, तो 5 संख्या प्लस की, 2 संख्या प्लस की, तो 7 प्लस की आई थी ना। तो ऐसे ही यहाँ पर 6 प्लस का और 2 माइनस का, तो 6 और 2 प्लस और 1 प्लस और माइनस काटते हैं, तो काट के हमेशा इनसे कभी 8 नहीं मिलेगा, 4 ही मिलेगा, और 4 किसका मिलेगा, प्लस का मिलेगा, तो प्लस 4t²। फिर ये पूरा उतरी गए हैं। अब ये सबसे बड़ी घात वाला पद ये है, तो इसको t² को ही बनाने के लिए वही 3t, तो 3t लिख दिया। अब पूरे को गुणा करेंगे तो देखो यहाँ ये तो इसके नीचे तो ये आ गया, इसके नीचे देखो 90, ठीक है। फिर चिन्ह उल्टे, ये माइनस फिर प्लस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देखो तो ये आप प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, 4t² पूरा उतर गया, -12 उतर गया। और देखो ये देखिए जैसे चिन्ह इसके उल्टे करे तो ये भी कट गया। अब अगले स्टेप में फिर 4t² बनाना है, t² को, तो +4, तो 4t² से 4t², 4 3 12 प्लस माइनस -12। तो पहले तो आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं वाले, जब यहाँ लास्ट में वही चीज़ आ जाती है ना, देखो 4t² - 12 4t² - 12 वही चीज़ आती है, तो ऐसे समझ लो कि वो कट ही गया। तो लेकिन दिखाएंगे कैसे, वही चिन्ह उल्टा, इसका भी चिन्ह उल्टा, ताकि प्लस माइनस कट गया माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर बीजगणित के नियम तो वही प्लस माइनस और माइनस प्लस ही कटेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कटेगा, यानी ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो फाइनल क्या हो गया, 0, ठीक है। ऐसा आपने भाग सीखे भी है पहले। तो कहने का मतलब आपने यहाँ पर दिखा दिया कि भागफल शेषफल 0, आपका शेषफल 0 आ गया है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि RX से बराबर 0, इसे GX से PX का एक गुणनखंड है, ठीक है बच्चों। तो ये अपने आप में कंप्लीट है, समझ लीजिए आपने 2 क्वेश्चन सीख लिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसमें अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट इसमें बचे हैं, उनको आप कर लेना होमवर्क बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। अभी इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। हमेशा बोर्ड परीक्षा में आता है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रश्नावली का। ठीक है, उसमें भी उसका भी मेन पोर्शन समझ देखा जाए आप कर चुके हैं, क्योंकि मेन पोर्शन भाग देना ही था, भाग देना आपने सीख लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ और पुरानी चीज़ें भी लग रही हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, तो उससे हमने आपको करा रखा है। देखिए आप, तो प्रश्न नंबर 3 है, 3x की घात 4 धन 6x स्क्वायर, सॉरी 6x की घात 3 है वो। ठीक है, 3x की घात 4 धन 6x क्यूब ऋण 2x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले तो आपकी मेमोरी को मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। देखिए, अगर आपको ये बताया गया था, बताया क्या, मैं बार बार यहाँ भी बता रहा हूँ, 9th के साथ 9th में तो बताया है कि अगर कोई एक घात का बहुपद होता है तो एक शून्यक होता है, 2 घात के बहुपद के 2 शून्यक होंगे, 3 घात के बहुपद के 3 शून्यक होंगे, और 4 घात के, पिछले टर्म में आपको भी बताया गया है, हाँ इस 10th में भी बताया गया, पिछले पीरियड में, और 9th में भी बताया गया, तो बहुत बार बार रिपीट हो रहा है। और यानी 4 घात के बहुपद के 4 शून्यक होंगे, और यानी ये इस टाइप का प्रश्न जो महत्वपूर्ण होता है, यानी एक कोई आपको बड़ी घात का बहुपद दे दिया जाता है, 3 घात 4 घात, तो उसमें से कुछ एकाध बहुपद एकाध शून्यक दे दिए जाते हैं, बाकी शून्यक निकालिए। यानी ये 4 घात का बहुपद है, तो कुल शून्यक कितने होंगे इसके बच्चों, 4 शून्यक होंगे, और 2 शून्यक आपको उसके दे रखे हैं, तो बाकी बचे शून्यक निकालिए, बल्कि बाकी बचे अन्य सभी शून्यक निकालिए। तो यानी आप लिख देंगे इसके कौन कौन, यानी आपने लास्ट कुल मिला के इसके 2 शून्यक निकाल देने, और तो लास्ट में लिख देंगे कि कुल इसके 4 शून्यक ये हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, 2 शून्यक तो ये होंगे, 2 और कौन से निकलेंगे वो शून्यक। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करा जाता है, तो इसके लिए फिर अपनी मेमोरी को जरा रिकॉल कीजिए, जो 9th क्लास में हमने गुणनखंड प्रमेय पढ़ा था। ठीक है, क्या करा था, गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, अगर आप वहाँ पर कहता था कि अगर ये कोई हमारे पास ये इसका शून्यक होगा, अगर बाय द वे px का शून्यक ये होता है ना, तो px का शून्यक अगर ये होता है, तो इसको रखने पर इसमें शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, इसको रखने पर अगर ये इसका शून्यक है px का, ठीक है, ये इसका शून्यक है, तो आपका इसमें शेषफल शून्य होना चाहिए, और शेषफल शून्य होने से ही शेषफल शून्य होने से ही x - a इसका गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर पढ़ने था ना गुणनखंड पर में, पहले ये होता था कि अगर आपने px को x - a से भाग दिया है, x - a से भाग दिया है, तो pa आपका क्या होता है, शेषफल होता था। फिर अगले स्टेप में फिर वही आपने कह दिया कि अगर pa जो शेषफल है वही अगर 0 हो जाए, यानी a का काम ये कर रहा है, यानी x - a से भाग दे रहे हैं, तो pa क्या है, जो इसको रखने पर शेषफल है, यानी कहने का मतलब है इसको रखने पर अगर शेषफल शून्य आ जा रहा है, तो गुणनखंड पर मैं ये कहता था कि ये x - a ये क्या है, इसका इसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। ऐसी ये बात इसके लिए भी लागू होगी, यानी अगर इसको अगर ये अगर शून्यक है, जैसे कि प्रश्न में दे रखा है, तो x में से जो इसको घटाएंगे वो गुणनखंड होगा, और अगर ये इसका शून्यक है तो x में से जो इसको घटाएंगे वो शून्यक होगा। यानी प्लस वाला अगर शून्यक है तो x माइनस करके जो आएगा, यानी इसको घटा रहे हैं ना, तो वो गुणनखंड होगा, और अगर ये माइनस वाला शून्यक है तो x माइनस इसको करके, यानी इसको x में से माइनस करके, यानी x माइनस ये, यानी -x माइनस प्लस, क्योंकि ये शून्यक है तो x माइनस इसको कर रहे हैं, ये माइनस खुद ही माइनस है और इसको फिर x में से माइनस करना है, तो यानी माइनस प्लस, यानी x प्लस √5/3 ये गुणनखंड होगा। कहने का मतलब है ये शून्यक में ये गुणनखंड, ये शून्यक में ये गुणनखंड, इसका कारण हमने लिख दिया गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो यानी ये अब हमको सवाल ये दिया था कि ये हमारे पास एक बहुपद है, इसके ये 2 शून्यक हैं, तो आपको क्या करना, हमने आप बता दी इसके ये शून्य होने से इसके ये गुणनखंड होंगे। अच्छा, अब ये भी एक गुणनखंड निकल गया, ये भी एक गुणनखंड निकल गया, ये गुणनखंड इस शून्यक से निकला, ये गुणनखंड इस शून्यक से निकला, तो आप इसको ज़रा फिर पुराने कक्षाओं के ज़रा मेमोरी को रिकॉल कीजिए। यानी इस px के ये और ये px से, देखो अब हम बार बार इसको नाम लेंगे नहीं, इतना बड़ा ही ठीक है, अब हमने इसको px देने का मतलब ये है हर जगह पर हम इसको px ही बोलेंगे। ठीक है, ताकि हमको इतना लंबा बार बार बोलना भी ना पड़े, लिखना भी नहीं पड़े। ठीक है, तो यानी ये भी px का गुणनखंड होगा, ये px का गुणनखंड होगा, तो जो इनको गुणा करके आएगा, देखो एक ब्रैकेट में इसको भर दिया, एक ब्रैकेट में इसको भर दिया, तो इनका जो गुणनफल होगा वो भी px का गुणनखंड होगा। कैसे, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक हमारे पास 31 संख्या है, उसका एक गुणनखंड 3 भी है, नहीं है 3.30, और एक गुणनखंड उसका 5 भी है, 5 छक्के 30, यानी 30 का अगर 3 भी गुणनखंड है और 5 भी गुणनखंड है, तो उनका 3 और 5 का जो गुणनफल आएगा, यानी 3 × 5 = 15,
तो वो भी 30 का गुणखंड है नहीं है, देखिए 15 दूनी 30। तो बच्चों यानी आप समझ गए, यानी अगर ये एक गुणखंड ये भी गुणखंड है और पी एक्स का ये भी गुणखंड है, तो देखिए 3 गुणखंड है, 5 गुणखंड है, तो इनका गुणा करके जो आएगा वो भी गुणखंड था ना 30 का। तो ऐसे इनको गुणा करके जो आएगा, यानी इनको गुणा कैसे करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर इसको और ब्रैकेट के अंदर इसको लेके एक आसपास लिख देंगे, इस ब्रैकेट को इसके बगल में लिख दिया, तो इसका मतलब ये पूरा इसके साथ गुणा हो रहा है। तो यानी पहले तो ये गुणखंड निकले अलग अलग, अब इनको गुणा करके जो आया वो भी गुणखंड हो गया, समझा दिया मैंने। और जैसे गुणा करके लिखा तो इसका भी कुछ मान निकलता है। क्या मान निकलता है बच्चों, इसका मान आपको फिर वो पुरानी कक्षाओं में जो आपने सरसमिका पढ़ी, कक्षा 8 में पढ़ी है, 9 में पढ़ी है, ये है आपका x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, चाहे इसको आगे लिखता चाहे इसको पीछे आगे लिखता, वैल्यू बराबर ही है। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा, अंडरूट 5/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है बेटा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और अंडरूट 5/3 का स्क्वायर, अंडरूट भी है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से अंडरूट कट गया, 5/3 रह गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 पी एक्स का गुणखंड होगा। और जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसका गुणखंड होगा, अब जैसे मैंने बोला 15 का एक गुणखंड 3 है, तो दूसरा गुणखंड 5 कैसे निकलेगा, जब उस ये निकले हुए गुणखंड से भाग देंगे, 3 का भाग 15 में देंगे तभी तो 5 निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये जो निकला हुआ गुणखंड आ गया, इसका उस पी एक्स में भाग देना पड़ेगा। ठीक है, यानी उससे हमारे बचे हुए गुणखंड निकलेंगे। ठीक है बेटा, तो यानी वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसका भाग हमें इस पूरे में दे दिया, दे रहे हैं, फिर वही स्टेप अब यानी इतना प्रोसेस अलग था, बाकी प्रोसेस फिर भाग देने की हो गई। ये देखिए एक्स स्क्वायर को 3x4 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को x4 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर, 1 को 3 बनाने के लिए 3, तो 3x स्क्वायर यहाँ लिख दिया, गुणा करेंगे। हाँ, अब ये देखिए थोड़ा बट्टे वाला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको गुणा करके तो 3x4 ही बना, लेकिन आप 3x स्क्वायर वाला जब इसको गुणा करेगा आप समझ जाएंगे, है तो जो भी अंकीय संख्या ही है वो 5/3 जो भी है, स्क्वायर में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना उसके। यानी कहने का मतलब गुणा करके वो ना एक्स क्यूब के नीचे आएगा ना एक्स के नीचे आएगा वो तो स्क्वायर वाले के नीचे ही, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ तो एक्स वाला कुछ है नहीं। बस आप ये समझिए कि 3 को जैसे अगर खाली 5 होता तो 3×15 हो जाता है इसके नीचे, लेकिन 3 5 से नहीं है बल्कि 5/3 से है। तो 3 को ऐसा समझ लीजिए कि 5/3 से गुणा कर रहा है, तो पहले मैंने बोला ना, चाहे तो आप 3×15/3 कर लो तब भी 5 उत्तर आएगा, या पहले मैंने बोला पहले काटो फिर गुणा करो। तो 3 अगर इस पूरे 5/3 गुणा करेगा तो पहले 3 से काट गुणा, 3 को गुणा करने में ऊपर रहेगा ना इस 3 के, तो ऊपर से 3 कट जाएगा, क्या बचा, माइनस का 5 बच जाएगा, -5 बच जाएगा। और एक्स स्क्वायर तो लगाई है 3 के साथ, क्योंकि जब पूरा गुणा हो रहा तो एक्स स्क्वायर भी गुणा हो रहा ना, एक्स स्क्वायर अलग रह गया, संख्या ने संख्या को गुणा कर लिया, तो यानी 3 से 3 कटा, यहाँ से -5, यहाँ से एक्स स्क्वायर गुणा करने से, तो -5 एक्स स्क्वायर, ऐसे गुणा होते हैं बच्चों। फिर वही नियम, इसका चिन्ह उल्टा इसका चिन्ह उल्टा, ये तो कट गया, ये भी पूरा उतर गया, अब ये +5 हो गया ये दोनों भी उतर गए, अब ये +5 एक्स स्क्वायर और ये -2 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, लेकिन 5 प्लस का है 2 माइनस का है, हमेशा कट का है, ये 5 और 2 काट के दूसरे को 3 बनाएंगे, और 3 भी किसका, प्लस का, क्योंकि बड़े वाले पर प्लस का चिन्ह है, +3 एक्स स्क्वायर। अब यानी कहने का मतलब ये लाइन मिल गई हमें पूरा उतार के। अब यहाँ बचा 6x³ सबसे बड़ा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 6x³ है, तो गुणा करने के लिए 6x चाहिए हमें, तभी तो बनेगा वो 6x³ है ना। ये देखिए, तो 6x³ इसको गुणा करा तो ये बना, लेकिन अब उस 6x से इसको भी तो गुणा करेंगे, तो देखिए आएगा तो एक्स वाले के नीचे, लेकिन कितना आएगा, देखो 6 को 5/3 करेंगे, तो या तो 6×5 = 30/3 कर लो तब भी 10 आता है, या 3 से 6 को काट लो, 3 दूनी 6, 2×5 = 10, और प्लस माइनस का 10x, फिर वही माइनस, फिर चिन्ह उल्टा प्लस, तो ये तो पूरा उतर गया, ये यहीं पर कट गया, ये -5, तो 3x² माना। अब क्या बनाना है, अब एक्स स्क्वायर यहाँ रह गया सबसे बड़ा वाला 3x², यहाँ तो बार बार वही रहता है क्योंकि ये तो भाग देने वाला ही है, यानी इसी को बार बार चेक कर रहे हैं, इसी को बार बार, एक बार इस लाइन में चेक कर रहे हैं, फिर इस लाइन में चेक कर रहे हैं, इस लाइन में चेक कर रहे हैं, वहाँ भी ये कर रहे थे हम। तो x² को 3x² बनाने के लिए 3 प्लस के 3 से गुणा किया, तो +3 से x² बना के 3x², और 3 इससे करेंगे तो 3 से 3 कटा, तो -5 का -5 बच गया। अब बच्चों देख लो, आप देख रहे हैं पूरा वही चीज़ बन गई नहीं बन गई, अगर नीचे वाले के चिन्ह उल्टा करा जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी वो कट गया, और माइनस वाला प्लस हो गया, वो भी कट गया, यानी लास्ट में हमने ये 0 करने का मतलब है शेष इसका 0 बच गया। और जैसे शेष 0 बच गया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे ये समझ लीजिए कि 3 का भागा पूरे 15 में दिया है, तो 5 शेष बच गया है ना, सॉरी 5 भागफल आ गया है,
तो हम 15 को 3 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी पूरा पूरा कट गया। चाहे शब्दों में कह लो कि 3 5 का गुणखंड है, या ये कह लो कि 3 और 5 दोनों 15 के गुणखंड है, क्योंकि 3 गुणा 5 करके 15 आ गया। तो कहने का मतलब हुआ 5, ये 5 भी, 3 तो गुणखंड था ही पहले, ये 5 भी गुणखंड आ गया, तभी तो शेष 0 बचा होगा। और उस 3 और 5 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, 15 बराबर 3 गुणा 5। तो यही काम करा हमने, यानी इस चीज़ को हम पुनः, इस चीज़ को हमने ये गुणा ये करने के रूप में लिख लिया। देखो, तो इसलिए हमने, अब मैंने कहा था उसको, इसको तो हम पूरा लिखेंगे नहीं, इसको तो हम पी एक्स बोल देंगे। तो ये पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माना 5/3 गुणा ये देखो, यानी इसको, इस पूरे को एक ब्रैकेट में रख के, और जो उत्तर आ रखा है यहाँ भागफल, इसको पूरे एक ब्रैकेट में, क्योंकि भाई इस वाले से जब हमने इसको भाग दिया था, इस पी एक्स को, ये भागफल आया था, शेष 0 आ गया था। यानी कहने का मतलब है इन दोनों को गुणा करके, यानी इसको और इसको गुणा करके तो पूरा ये आया होगा। 3 को जब 5 से गुणा करा होगा तभी तो ये आया होगा। ठीक है, तो ये करके लिखा जाता है, यानी ये बराबर ये गुणा ये। और जैसे ही बच्चों दूसरा वाला कोई मिल जाता है हमको, दूसरा वाला जो यहाँ आ रखा है भागफल, यही हमारे शेषफल निकालता है बाद में, यही हमारा शून्यक निकालता है। कैसे? पहले तो देखो इसमें कोई कॉमन तो नहीं है, अगर कोई कॉमन नहीं होता है तो सीधे से गुणखंड कर लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल एक कॉमन है, देखो 3 3 3 है, वो कॉमन को अलग निकाल लेंगे। ठीक है, 3 को यहाँ अलग कॉमन निकाल लिया, चाहे यहाँ निकालो, फिर बाद में यहाँ से यहाँ चले जाएगा वो। तो इसमें बच गया एक्स स्क्वायर, मतलब कॉमन का मतलब भाग दे दिया, इसमें बचा 2x, इसमें बचा 1, क्योंकि इसका सवाल छोटा हो जाता है। 3 को अगर आप कॉमन नहीं ले भी लेते, नहीं भी लेते, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन कॉमन लेने से सवाल आसान बन जाता है। तो कुल मिला के ये पूरी चीज़ क्या हो गई, ये देखो, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के बाद लिखने का मतलब ये आपस में गुणा है। तो 3 गुणा ये गुणा ये। अब देखिए बच्चों, ये 3 तो अचर राशि है, इससे तो कुछ शून्य निकलेगा नहीं। ये वाली राशि क्या है, ये इस गुणखंड से का मतलब क्या है, इसने तो शून्य पहले से दे ही रखे हैं। अब बाकी बच्चे जो ये हैं, जो ये वाला फैक्टर जो है गुणखंड, तो इसके हम गुणखंड करे जाएंगे। ठीक है, ये गुणखंड करने से हमको शून्यक देगा, वो देगा। कैसे देगा? अब इसके गुणखंड आप, यानी आप या तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर ये हमेशा, अगर कोई और सवाल होगा, यहाँ पर तो मैंने ऐसे कर लिया है। देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अगर आ गया है तो सर्वसमीका के प्रयोग से, देखो आपका ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक स्क्वायर, 2ab, 2x1 से 2x बन गया, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और जैसे स्क्वायर बन जाता था, जैसे हम 9th में करा है हमने, तो इसको एक बार हम सीधे x प्लस वन के रूप में लिख देंगे, यानी 2 टुकड़े बन गए, नहीं बन गए, यानी 2 घात वाला है तो इसके गुणखंड हो गए नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, इतने आसानी से सर्वसीमा के रूप में नहीं बनेगा, तो उसके लिए नियम है, वो भी आपने 9th क्लास में सीखा है, कि इसको मध्य क्रम को तोड़ के, यानी क्या, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, तो उसको मैं यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ये विधि इसके लिए ज़्यादा सरल है। तो कहने का मतलब जैसे 2 घात का आ गया, ये आपका 2 घात वाला आपका वो आ गया, यहाँ पर आ जाएगा, भाग देने का पक्का 2 घात वाला आ जाएगा। या तो यहीं पर कहीं पर, यहाँ पर तो कॉमन भी लेना पड़ा, कहीं पर तो ऐसा होगा कि कॉमन 3 कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपका जैसे ये आ रहा है, भाग दे के आ रहा है, भाग दे के 2 घात वाला आ रखा है, ये 2 घात वाला सीधा आ जाएगा, मतलब ये वाली लाइन भी नहीं आएगी, सीधे ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद, यानी इसके बाद क्या कर रहे हैं आप, यानी चाहे इसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, तो पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, या डायरेक्ट यही मिल गया तो फिर भी वही बात है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें आप इसको टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस सर्वसमीका से टूट जाता है, सर्वसमीका में टूट गया, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर है, तो बाद में सर्वसमीका तो खाली इतनी होती है, लेकिन उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस 1 तभी तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सर्वसमीका के रूप में करेंगे तो ऐसे करेंगे, और नहीं तो इसका एक दूसरा तरीका हुआ है, ठीक है, जो मध्यक्रम को तोड़ के, यानी इसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी मान के, तो ए और सी को गुणा करते हैं, जब इसके टुकड़े, इसको ए और सी के ऐसे टुकड़े जिनका योग बी के बराबर हो, तो अगर इसके तोड़ेंगे तो एक एकम एक आ रहा है, एक का टुकड़ा एक एकम एक आ रहा है, तो एक के इसके टुकड़े क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो एक के गुणखंड, मतलब जो इसके गुणखंड होंगे, एक के गुणखंड, यहाँ पर एक एकम एक आएगा, एक के गुणखंड भी एक और एक ही आएंगे, तो यानी 2 एक्स को भी एक एक्स और एक एक्स में तोड़ेंगे, तो ये पहला वाला एक्स इसके साथ जोड़ी बनाएगा, दूसरा वाला एक्स इसके साथ जोड़ी बनाएगा, तो दो में से जब कॉमन लेते हैं तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स प्लस 1, ये लाइन आती है। ठीक है, ये आपको विधि सिखा रखी है, मध्य स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, 9th क्लास में गुणखंड करना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब बच्चों ये हुआ, यानी ये पी एक्स जो है, जिसको हमने पहले ऐसे लिखा, लास्ट में ये इसके बराबर आ गया, 3 गुणा ये गुणा ये। अब ये बताइए ये क्या चीज़ है, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई शून्य नहीं मिलेंगे, ये तो खाली गुणांक है। ये एक्स स्क्वायर माना 5/3, इस एक्स स्क्वायर माना 5/3, ये भी उस सब में नहीं आएगा, ये उसी में आएगा जिसमें कॉमन होगा, जिसमें कॉमन नहीं होगा उसमें ये कुछ नहीं आएगा, उसमें खाली इतना और इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माना 5/3 तो वह है जिसने पहले गुणखंड दिए थे,
मतलब पी एक्स एक गुणखंड पहले से दिए थे, क्योंकि हमको पहले जब दिया था वो शून्यक है, तो ये तो गुणखंड पहला हमारा जब गुणखंड माना था हमने इसको, तभी तो भाग दिया था। तो कहने का मतलब है ये तो एक गुणखंड था ही, यानी ये बाकी जो दो टुकड़े और आएंगे ऐसे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कोई प्लस में हो सकते हैं या कोई माइनस में हो सकता है, दोनों माइनस दोनों प्लस में हो सकते हैं। तो यानी ये क्या होंगे, उसके बाकी बचे दो गुणखंड होंगे। समझ रहे हैं आप भाई? आपने इस पी एक्स को ये गुणा ये दिखा दिया ना, जैसे आपने 15 को 3 गुणा 5 दिखा दिया, या आपने 45 को आपने 3 गुणा 5 दिखा दिया। तो एक गुणखंड अगर 3 है, बाकी वो गुणखंड 3 और 5 नहीं होंगे। तो यानी कहने का मतलब है आप 45 को 3 गुणा 5 दिखा रहे हैं, ये 3 तो पहले से गुणखंड था ही, यानी बाकी बचे गुणखंड ये 3 और 5 हुए नहीं हुए, ये कहने का मतलब ऐसा समझ लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जब ऐसा आपका आ जाएगा हर क्वेश्चन में, तो लास्ट फिर क्या लिख देंगे, ये दो गुणखंड होंगे, यानी पी एक्स के अन्य दो गुणखंड x+1 और x+1 होंगे। और बच्चों अब फिर आप उसमें आ जाए गुणखंड प्रमेय में, जब आपका ये शून्य होता है, तो इसको माइनस करके जो आता है, इसको मतलब उल्टे समझ लीजिए कि इसको माइनस करके जो आता है वो गुणखंड होता है। जो ये माइनस वाला शून्य होता है, तो इसको एक्स को में प्लस करके जो आता है वो गुणखंड होता है। अब आप समझ लीजिए, जब यहाँ एक्स में प्लस करके अभी उल्टा आ गया ना, तो ये समझ लीजिए की तरह, जब एक्स में प्लस करके जो आ रहा है ये गुणखंड है, तो यानी कहने का मतलब इसको छोड़ के जो माइनस वाला है वो उसका शून्यक नहीं है। तो कहने का मतलब है जो एक्स में प्लस करके जो गुणखंड आ रहा है, तो कहने का मतलब है ये -1 शून्यक नहीं है इसके लिए, ऐसे इसके लिए -1 शून्यक नहीं है। ये दोनों उल्टी चीज़ें एक दूसरे का कन्वर्सली हैं, समझ लीजिए। अगर आपको पहले ये शून्यक दिया होता -1, तो जैसे मैंने बोला था कि एक्स में से इसको घटाते हैं, ये जैसे एक्स में से इसको घटाते, ये शून्यक था तो एक्स में से इसको घटा के गुणखंड नहीं हुआ। तो जैसे अगर आपको ये दिया होता शून्यक, तो एक्स में से इसको घटाते तो माइनस माइनस प्लस करके x+1 गुणखंड नहीं होता, इसको माइनस माइनस प्लस करते x+1 गुणखंड नहीं होता। तो ये चीज़ आपको दोनों समझनी चाहिए। जब नियम अगर ये 6 बराबर 3 गुणा 2 हो रहा, तो 3 गुणा 2 बराबर भी 6 होगा। कहने का मतलब है अगर ये गुणखंड हैं तो बाकी बचे शून्य क्या होंगे, इस गुणखंड से ये शून्य, इस गुणखंड से ये शून्य। तो यानी बच्चों इसमें दिखने का कहने का मतलब क्या है, आप क्या लिखेंगे, आप लास्ट में आप लास्ट लाइन लिख देंगे, इसलिए पी एक्स के शून्यक √5/3 -√5/3 -1, -1 होंगे। ठीक हो गया? यानी अगर दो शून्यक तो वो दिए हैं, पहले से दिए थे, दो और आपने निकाल दिया, तो ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है? तो ये इसका तरीका है। क्या किया आपने, पहले जो आपको जो दो शून्यक दिए होते हैं, उन शून्यकों से आपने दो अलग उनके गुणखंड निकाल लिए, फिर उनका गुणा करके निकाल दिया कि ये भी गुणखंड होगा, फिर गुणा करके जो आ गया वो गुणखंड अगर होगा, ठीक है, उसको इस रूप में लिख दिया x² - y², फिर उससे भाग दे दिया, भाग दे के जो आया, देखो ये भाग दे के जो आया, ठीक है, उसको फिर दोनों फिर इस टुकड़े को गुणा करके दिखा दिया, उसमें कॉमन ले लिया, तो एक टुकड़ा तो मिला ही है, बाकी टुकड़े के टुकड़े करते रहे, तो इसके दो टुकड़े बनेंगे, वो दो टुकड़े को गुणखंड बता दिया और गुणखंड से शून्य निकाल दिया, तो यानी 4 के 4 शून्य निकल गए। दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ठीक है? आप समझ लीजिए इसको। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है? यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx से ज्ञात कीजिए। तो ये भी भाग देने वाला सवाल है। हमेशा क्या है, देखो px जो होता है भाग जिसमें दिया जाता है, qx जो भाग देके आता है, ठीक है, rx जो भाग शेषफल बचता है, इस वाले में हमको gx से निकालना है। ठीक है? एक बहुपद gx से देना, gx का मान निकालना है। तो बच्चों हमारे पास अगर 17 बराबर 3 गुणा 5 धन 2 है, ठीक है, तो ये 4 है इसमें चीज़, एक 17 है, एक 3 है, एक 5 है, 2 है। तो क्या आपने छोटी कक्षाओं में ऐसे पक्षांतर करना सीखा नहीं है? अगर आपको इनमें से कोई एक चीज़ पता नहीं हो, 3 पता ना हो, जैसे 17 पता है और 5 और 2 पता है, तो आप कैसे करेंगे, 3 कैसे निकालेंगे? पहले 2 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करके 17 में से 2 को घटाएंगे, 15 बच गया। फिर इधर क्या बच गया, इधर आपका 5 और 3 बच गया, तो 5 को से भाग देंगे तो 3 निकल नहीं जाएगा। पर जो चीज़ आप नहीं आपको माना आपसे बोला जाएगा कि माना आप उसको निकालिए, भाजक को निकालिए, तो माना भाजक बराबर x है, तो आप 17 बराबर x गुणा 5 धन 2, फिर समीकरण सी बन गई, पहले 2 को वहाँ ले गए, फिर x निकालने के तो कितना बन गया 15, फिर x निकालने के लिए 5 से भाग दिया तो 3 नहीं बच गया। तो ऐसे जिसको निकालना होता है उसको एक साइड करके बाकी को आप निकाल सकते हैं। तो वही तो बात है। तो कहने का मतलब है आपको 4 चीज़ों के लिए संबंध है, वो px, gx, qx, rx। px भी पता है, qx भी पता है, rx भी पता है, gx भी पता है। ये उस बहुपद को निकालिएगा रहा, gx को निकालिएगा रहा ना, तो सीधे सीधे वही विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। तो पहले क्या लिख दिया, विभाजन एल्गोरिथम से ये काम जो मैं कर रहा हूँ, विभाजन एल्गोरिथम से इसको नया नाम दे दिया बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको 17 वाला एग्जाम्पल समझाया, अगर विभाजन एल्गोरिथम का नाम नहीं भी देते तब भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है, इससे आपको और आसानी हो जाएगी। px बराबर
जी एक्स गुणा क्यू एक्स धन आर एक्स, ये तो है भाई 17, ये 17 बराबर 3 गुणा 5 धन 2। अब हमको क्या दे रखा है, हमको इसमें जो भी निकाल, इवन बल्कि हमें ये भी निकालना होता, आर एक्स निकालना होता तो ये पूरा गुणा करके जो आता, पहले गुणा करके आता, उसको यहाँ माइनस ले आते। मतलब हम इस 4 संबंध में से जो हमको निकालना है, जैसे अगर हमको ये निकालना है तो इधर की 3 चीज़ पता होंगी तो इनको तो निकाल ही सकते हैं, इसको गुणा करके जो आया इसमें जोड़ दिया। अच्छा, अगर हमको ये और ये 2 पता है, ये नहीं पता है, तो जैसे इन दोनों गुणा करके जो आया उसको यहाँ लेके तो ये अकेला बच गया, ये निकल गया। अच्छा, अब हमको अगर हमको जी एक्स निकालना है जैसे इस वाले में, तो जी एक्स निकालने के लिए क्या होगा, जी एक्स लास्ट में अकेला बचना चाहिए ना, तो अकेला कैसे बचेगा, एक एक करके जो जी एक्स के साथ लगी चीज़ें हैं वो इधर जाएंगी ना, तो पहले आर एक्स से यहाँ जाएगा माइनस होगा, वो आर एक्स को ये कर रखा है ना, आर एक्स को पी एक्स में से आर एक्स को माइनस कर रखा है, ठीक है, पी एक्स की तरफ गया, भले लिखा किस तरफ है उसको, लेकिन गया तो पी एक्स की तरफ, पी एक्स माइनस आर एक्स गया, ठीक है। फिर अब यानी जी और क्यू बच गया, तो जी निकालने के लिए क्यू वाले से भाग देंगे, तो ये हमने करा। अगर पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स आर एक्स है, तो जी एक्स निकालने के लिए क्या हो गया, पी एक्स माइनस आर एक्स में क्यू एक्स का भाग दे देंगे, ठीक है। और ये सवाल अगर क्यू एक्स निकालने का होता तो क्यू एक्स निकालने के लिए भी देखो आर एक्स को वहीं ले जाते, फिर क्यू एक्स निकालने के लिए जी एक्स से भाग देते। तो बच्चों ये सवाल आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। तो कुल मिला कहने का मतलब है, अगर हमको जी एक्स निकालने का सवाल है तो हमको ये पी एक्स माना आर एक्स बट्टे क्यू एक्स करना पड़ेगा, इसी से निकलाए, कोई आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसको याद करिए, वो वहीं पर प्रश्न, जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो वहीं पर आप इसको देख के ऐसा कर सकते हैं, तरीका सीखिए, रटिए मत, ठीक है बस। तो उसके बाद क्या हो सकता है, आप देखिए मान रखिए सीधे, हमारे पास मान क्या है, पी एक्स का मान ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, देखो ये, और आर एक्स क्या है, आर एक्स है अपना, आर एक्स को पूरा देखो माइनस 2x प्लस 4, देखो ये माइनस कर रहा है पूरे आर एक्स को, तो पूरे आर एक्स को माइनस कर रहा है, तो कहने का मतलब है इस आर एक्स, पूरे आर एक्स को पहले ब्रैकेट में रखा जाएगा ना, तब बाहर से माइनस लगाया जाएगा। नहीं तो अगर मैं खाली माइनस 2x माइनस एक ही पर माइनस अगर मैं ब्रैकेट में नहीं रखूंगा, तो इसका मतलब ये माइनस केवल इसी पर लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि इस सूत्र का मतलब तो यह है कि आर एक्स की जो पूरी वैल्यू है उस पर बाहर से माइनस है, और आर एक्स की पूरी वैल्यू इतनी है, ये माइनस 2x प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 4 को बाहर से माइनस कर दिया, नीचे तो क्यू एक्स से हो ही गया, एक्स माइनस 2, पी एक्स भी रख दिया। अब क्या होगा बच्चों, ये क्यू एक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो ये रहा, देखो ऊपर का जरा सॉल्व होगा ही, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 तक सेम है, क्यों, ब्रैकेट के बाहर से माइनस चिन्ह होता है, तो माइनस चिन्ह अंदर को गुणा कर देता है, चिन्ह को गुणा कर देता है, यानी माइनस माइनस से ये प्लस का 2x बन गया, और माइनस प्लस से माइनस का 4 बन गया, ये उसको क्या कर देता है, या तो उसको गुणा कर दिया समझ लो, या समझ लो उनके चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, ये माइनस 2x का प्लस 2x प्लस का माइनस हो जाता है। तो कुल मिला के ये यहाँ तक तो सेम रहा, प्लस 2 तक, यहाँ तक ये हो गया। अब फिर इसके बाद पहले इसको भाग बाद में देंगे, पहले इसके सजाती पदों को एक कर लेंगे, छोटा कर लेंगे ना, क्योंकि देखिए एक्स वाला यहाँ भी है, 2x वाला भी यहाँ है, तो इसको अलग अलग लिख के फायदा थोड़ी है, इन दोनों का 3x बना दिया, और एक संख्या में 2 प्लस है 4 माइनस है, तो कट के क्या हो गया इनका माइनस का 2, बाकी ये तो किसी यहाँ कट भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा ना, वही चीज़ है। जैसे वो लाइक टर्म कहते हैं, सजाती पद होते थे ना, ऊपर नीचे लिखते थे, तो ऊपर नीचे में भी जोड़ काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, नियम वही चल रहा है, साथ साथ जोड़ घटाने के नियम साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि देखो 2 प्लस का 1 प्लस का तो प्लस का 3, 2 माइनस का 4 माइनस का माइनस का 3, सिर्फ यही है कि जैसे 2 और 1 के लिए प्लस 3 बनता है, तो 2x और x के लिए भी 3x बनेगा, क्योंकि नियम तो हमारे पास अंकों के लिए होते हैं ना, ये पीछे से अगर x हो गया तो उसके पीछे भी x लग जाएगा, जैसे हम यहाँ घटाने में कर रहे हैं, अगर 5 प्लस और 2 माइनस का उत्तर 3 होता है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा। तो कहने का मतलब अब ये छोटा बन गया, क्या बन गया, इतना बन गया, यानी ऊपर का बन गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, नीचे का बन गया x माइनस 2। अब यानी कहने का मतलब है जी एक्स का मान ये निकल रहा है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तो कहने का मान जी एक्स का मान क्या हो गया, x माइनस 2 का मान भाग दो आपने इसमें दिया। अब मैं आपको बार बार भाग देना सिखाऊंगा नहीं, तो आपने सीधे इसका मान यहाँ लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना भी पड़ेगा कैसे आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी इसका मतलब यह है कि x माइनस 2 का भाग ऊपर दे रखा है, और x माइनस 2 का भाग ये ऊपर वाले में दिखा दिया है, यहाँ तो ऐसे लिख रखा है ना, इसको भाग देने में ऐसे दिखाएंगे आप, x माइनस 2 को यहाँ दिखाएंगे और इसको इस पूरे को इसमें रख के दिखाएंगे, तो देखो ये एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, माइनस हुआ, माइनस हो गया, कट गया, फिर देखो ये प्लस हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, फिर एक्स को फिर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो माइनस का एक्स चाहिए, ये देखो एक्स को माइनस एक्स चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, फिर उल्टे चिन्ह हुए, ये प्लस ये माइनस, बता दिया आपको, तो ये 3 प्लस का 2x माइनस का, तो 3 प्लस का 2 माइनस का, तो 1 प्लस एक्स का, यानी एक्स और माइनस 2, और आप समझ रहे हैं एक्स माइनस 2 का भाग एक्स माइनस 2 में एक ही बार तो जाएगा, प्लस 1 जाएगा, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि एक्स को एक्स बनाना तो 1 प्लस 1 चाहिए, ठीक है, एक्स को एक्स ही बनाना है,
तो एक एक एक्स हम एक्स, एक दूनी दो माइनस का, तो यानी कहने का मतलब है बाद में चिन्ह उल्टे होंगे तो जीरो। कहने का मतलब है पूरा पूरी बार भाग दिया ना, तो कहने का मतलब है ये इस नीचे वाले ने ऊपर वाले को पूरी पूरी बार भाग काट दिया, तो ये नीचे वाले ने ऊपर वाले कितनी बार काट दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बार। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको वही ढंग से करना है। तो यही क्या है, जी एक्स का मान है। ठीक है, तो इसलिए यही जी एक्स का मान आपने देख दिया। और इस प्रश्नावली का भी और इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न है बच्चों। ठीक है, बहुपदों पी एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात, अब देखिए इसमें अलग अलग केस हैं इसमें। ठीक है, वही पी जी क्यू और आर की बात चल रही है, आपने विभाजन एल्गोरिथम समझ लिया, उसी पर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक आपको उदाहरण ऐसे देने हैं कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ठीक है बच्चों, ये ऐसा है, इस प्रश्न का कोई एक यूनिक आंसर नहीं है, आप इसके बहुत सारे आंसर बना सकते हैं। कुछ नहीं है, ये आपका केवल थोड़ा सा आपके स्किल कितनी है आपके अंदर, क्वेश्चन को समझने की स्किल कितनी है, ये चेक करने के लिए आपका है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन बनाया गया, यानी आपको नियम तो लगेगा इसमें पी एक्स बराबर जी एक्स क्यू एक्स बना रखते हैं, लेकिन इस टाइप का उदाहरण देना है, आप उदाहरण देने का क्वेश्चन है ये कि उसकी घात पी क्यू घात के बराबर हो। अब यार बच्चों समझिए, अगर पी घात अगर क्यू घात के बराबर है तो पी बराबर तो इधर का होता है और क्यू बराबर इधर का होता है ना। तो और आर तो चलो ठीक है आप निकाल लोगे, आर तो जो होता है एक्स्ट्रा कितना बचा है उसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना बचा है, प्लस में बचा है माइनस में बचा है, लेकिन क्यू की घात पी की घात तभी हो सकती है अगर फॉर एग्जाम्पल देखो इधर समझिए, जैसे बी जी को क्यू से गुणा करेंगे, अगर क्यू अगर दो घात वाला होता, दो घात वाला है मान लीजिए, क्यू अगर दो घात वाला है और जी भी आपका एक एक्स घात वाला है, तो जी अगर क्यू को गुणा करेगा तो एक घात और दो घात गुणा करेगा तो तीन घात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। यानी क्यू की घात तो पी के घात के बराबर हो ही नहीं सकती है ना। अगर हम एक्स इसको एक्स ले लें, यहाँ एक्स स्क्वायर ले लें, तो यहाँ एक्स क्यूब होना पड़ेगा, जबकि वो कह रहा है कि यहाँ का एक्स क्यूब वाला जो पी है जो गुणा करके आ रहा है वो क्यू के बराबर हो। ऐसा तभी हो सकता है जब ये भी एक्स स्क्वायर टाइप का हो, ये भी एक्स स्क्वायर टाइप का हो। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी इधर टू एक्स स्क्वायर हो सकता है तो यहाँ खाली एक्स स्क्वायर होगा, यानी बस ये टाइप का बना सकते हैं। ये तो हमने ऐसा बना दिया, देखो यानी ये टू एक्स स्क्वायर टाइप का बना दिया, इसको खाली एक्स स्क्वायर टाइप का बना दिया, ताकि कहने का मतलब है ये बाहर से गुणा करने वाला तो खाली दो है। ठीक है, लेकिन वो दो से गुणा करके बन तो रहा है पी। देखो जानबूझ के इतना आसान एग्जाम्पल बना रखा है, इसको बना दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसको क्या बना दिया टू से, ये जी को गुणा करता है तो टू ने जब इसको गुणा करा होगा तो टू एक्स स्क्वायर, तीन को गुणा होगा तो दो तीन छः, और एक को गुणा करा होगा तो दो एकम दो। अब एक से गुणा करके दो एकम दो तो बन गया, लेकिन तीन की कमी पड़ गई तो तीन उसमें आर जोड़ दिया प्लस आर एक्स। यानी अगर आप इसको चेक करेंगे, आप सारे क्वेश्चन को चेक करके देखना, इस जी को इससे गुणा करके देखना और उसमें इसको जोड़ना, आपको पता ना जी को क्यू से गुणा करके जो तो इसके पी के बराबर आएगा। मैंने जानबूझ के ऐसे बना रखा है, और इससे फर्क क्या हुआ, इससे पता ये लगा कि देखो पी वाले की घात भी दो हो गई, क्यू वाले की घात भी दो हो गई। तो ऐसे वाले सवालों में क्या करना पड़ेगा, घात तो बराबर रहेंगी, तो यानी गुणा करने वाला कोई क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। अंक से वो बड़ा तो बन जा रहा है लेकिन घात में फर्क नहीं ला रहा है। अगर ये दो के बदले दो एक्स होता तो ये गुणा करके इसको क्यूब बना देता, फिर घात सेम नहीं होती। इसलिए इसको जानबूझ के मैंने संख्या दे रखा है, चाहे प्लस टू बना देता चाहे माइनस टू बना देता। हाँ प्लस टू है माइनस टू, प्लस टू बनाने में गुणा करके अलग आता, प्लस टू करने में जैसे टू एक्स स्क्वायर आ रहा, माइनस टू करने में माइनस टू एक्स स्क्वायर आता, तो वो अलग पी एक्स पे अलग मान बन जाता, लेकिन घात तो वही रहती। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल बनाना है इसके। ठीक है बच्चों, पी एक्स और क्यू एक्स घात के लिए इसको ऐसा बनाना है। पी को हमने ये उदाहरण दे दिया, जी को ये दे दिया, क्यू को ये दे दिया और आर को ये दे दिया। क्यू क्या बना दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, आर एक्स दे दिया। ठीक है बच्चों, ताकि दो से इसको गुणा करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर पूरे को गुणा करेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री बाहर से इस पूरे को ब्रैकेट में रख के टू से बाहर से ब्रैकेट लगेगा ना, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को करेगा तो सिक्स एक्स प्लस टू, ये क्या है टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, तो यहाँ तक बन गया, तीन उसमें और जुड़ा होगा, वही तीन क्या है आर का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ लीजिए पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरे में क्या देना है हमको, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, ये समझ लीजिए। तो एक तरह से मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अगर आपको एक पहला एग्जाम्पल दे रखा ना, इसी से ये तीन के तीन बन सकते हैं। यानी क्यू एक्स और आर एक्स की घात एक जैसी कैसी हो सकती है, जैसे आर एक्स आपने यहाँ पर देखा एक अंक टाइप का रखा है, यानी जीरो घात वाला है ये, तो आप क्यू एक्स को क्या बना दो, उसको भी एक अंक टाइप का बना दो। कहने का मतलब है यानी वो भी अंक बन जाएगा, वो भी अंक बन जाएगा, भाई मान बराबर ना हो, वो तीन हो जाए वो पाँच हो जाएगा, घात तो बराबर हो जाएगी ना। तो उससे क्या फायदा होगा, देखो आपने यही काम करा है मैंने, देखो ये क्यू एक्स को मैंने तीन बना दिया और आर एक्स कहाँ बना रखा मैंने, आर एक्स को एक बना दिया।
ठीक है, यानी यहाँ का पी एक्स क्या बना। और हाँ, इससे क्या निकला, इससे देखो जी एक्स आपकी वही घात निकली होगी भाई। आपने पी और जब जी और क्यू को गुणा करके पी बन रहा था, क्यू वाला मैंने फिर आपने अंक दे दिया, यानी देखो उसी का उल्टा हो गया। वहाँ जी वाले को जो अंक दे दिया था तो क्यू वाले के क्यू भी पी की घात के बराबर हो रहा था। यहाँ क्यू वाला आपने अंक दे दिया तो जी भी वही घात का हो गया। देखो जब आपने क्यू को अंक दे दिया तो देखो 3 से इसको गुणा करूँ मैं। अब इनमें भाई क्यू भले पीछे होता है लेकिन गुणा तो एक ही बात है ना, गुणा तो आगे पीछे दोनों ट्राई कर सकते हैं। 3 को इससे गुणा करेंगे 3x² है ना। और अरे मैंने यहाँ पर x² लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर भी 3x² लिखना चाहिए था मैंने यार। हाँ है, यहाँ पर 3x² लिखना पड़ेगा, ये है ना। ये देखो बच्चों, देखो जब जी एक्स बराबर x² माना x-1 ले रखा है, क्यू बराबर 3 ले रखा है, तो जब इसको गुणा करूंगा तो 3x², इसको गुणा करूंगा तो -3x, वही बन गया। और इसको गुणा करूंगा तो -3, 3 का -3, लेकिन वहाँ तो -2 लाना है। तो आप समझ लीजिए कि -3 में क्या जोड़ा जाएगा, +1 जोड़ा जाएगा, तभी तो -2 आएगा। यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, यहाँ भी देखो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता। यानी 3 से गुणा करके जो चीज़ आई है उसमें एक 1 की कमी है ना, यानी गुणा करके -3 आ रहा है, उसमें एक +1 जोड़ देंगे तो -3 + 1 से -2, यानी वो भी हो गया ना, विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो गया और मान भी संतुष्ट हो गए, जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स हो गया। और ये भी क्लियर हो गया असली चीज़ कि क्यू और आर की घात सेम आ गई। ठीक है बच्चों, तो ऐसे एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो। और देखिए मैं तीसरे वाले के लिए भी एग्जाम्पल नया नया बनाऊँ तो यही एग्जाम्पल मैं क्या दे सकता हूँ, यही एग्जाम्पल मैं तीसरे के लिए भी दे सकता हूँ। कैसे, भले ये मैंने क्यू बराबर आर के लिए सेट कर रखा है, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आर एक्स का मान मैंने बोला है कि संख्या में है ना, कि आर एक्स का मान बल्कि मैं इस क्वेश्चन को भी लास्ट वाले के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी आर एक्स का मान संख्या है। तो संख्या वालों की घात क्या होती है, 0 होती है। तो अगर मैं यही एग्जाम्पल इसके लिए सेट कर दूँ, यही वाला इसके लिए सेट कर दूँ, तो तीसरे वाले के लिए कोई भी एग्जाम्पल सेट हो सकता है। यानी तीसरे वाले में तो खाली ये कंडीशन रखनी है कि घात आर एक्स बराबर 0 के लिए हमको बच्चों ये पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स के मान देने हैं, कि मान ऐसे देने हैं कि वो पी बराबर जी क्यू पी बराबर जी क्यू धन आर को सेट तो करे। यानी हम चेक भी कर रहे हैं कि जी और क्यू इन दोनों को गुणा करके, ये जी वाले को और क्यू वाले को गुणा करके और आर को जोड़ के इसके बार आए ना आए, आप अलग से आपको बार बार करना भी, जो हमने मान ले रखे हैं, ये जी वाले को क्यू वाले से गुणा करके, ये है ना विभाजन एल्गोरिथम, कि जी वाला जब क्यू वाले से गुणा होता है उसमें आर को भी जोड़ते हैं, 3 पंजे 15 करते हैं, फिर एक जोड़ते हैं तो 16 आ जाता है। तो ऐसे जो हमने मान ले रखे थे, इस सवाल के लिए हमने क्या जी क्यू ले रखे हैं उसमें आर जोड़ देना है। इसमें जी क्यू, वही मैं आपको समझा भी रहा हूँ, क्या जी क्यू ले रखे हैं, ये जैसे मैं समझा नहीं रहा हूँ, उसमें 3 को इससे गुणा करते हैं तो 3x² - 3x -3 हो गया। ठीक है, फिर उसमें ये आर को जोड़ देंगे तो -3 + 1 से -2 आ जाएगा, यानी यहाँ का पी बन गया नहीं बन गया। तो यानी वो विभाजन एल्गोरिथम जो है वो भी संतुष्ट हो रहा है, और ये क्लियर भी हो जा रहा है, मान ऐसे भी हो जा रहे हैं कि उनमें क्यू बराबर आर की कंडीशन भी आ रही है। क्यू को एक्स की घात, देखो क्यू एक्स भी संख्या में आ गया, आर एक्स भी संख्या में आ गया, तो घात उनकी बराबर आ गई। यहाँ पर क्या आ गई थी, पी एक्स की घात भी 2 टाइप का आ गया था, क्योंकि 2 टाइप का आ गया था, वो भी यानी वो भी बराबर, वो यानी वो नियम भी हमारे यहाँ पर, वो नियम भी हमारा संतुष्ट हो गया था, वेरीफाई हो गया था। और यहाँ पर मैंने कहा इसमें तो खाली घात आर एक्स 0 बताना है। तो घात आर एक्स 0 किसकी होती है, संख्याओं की होती है। मैंने कहा था एक्स की घात 2 वाला है तो इसका मतलब 2 घात, एक्स की घात 1 वाला है तो 0 1 घात है, और खाली संख्या वाला है तो उसकी 0 घात है। तो संख्या वाला तो उदाहरण हमने यहाँ भी ले रखे हैं, देखो ये इसके लिए आर एक्स 0 संख्या है, इसकी संख्या है। तो यानी यही एग्जाम्पल का मतलब ये चारों चीज़ देनी पड़ेंगी, क्योंकि आर एक्स के लिए फिर वो भी देने पड़ेंगे ना। तो ये नहीं, ये चारों चीज़ों को मैं यहाँ पर भी तीसरे वाले में भी लिख देता तो वो भी आंसर होता, लेकिन मैंने कोई नया एग्जाम्पल दे दिया। देखो मैंने दे दिया x² - 4x + 3, इसको पी एक्स से दे दिया, जी एक्स से दे दिया, क्यू एक्स, तो यानी इन दोनों गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करो 2x², यार गलती क्या कर दी मैंने, इसमें भी 2x² लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर भी 2x² होगा, ये देखो। ठीक है बच्चों, ये तो आपने इसको ले लिया हमने x² - 2x + 1, तो इसको अगर 2 ले लिया तो देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2x², इसको करेंगे 2 को गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4 -4x, और 2 एकम 2, तो गुणा करके 2x² और 4x जैसे वहाँ आ रहे थे वो तो पूरे बराबर हो गए, केवल एक संख्या की कमी पड़ रही है, 2 एकम 2 आ गया, लेकिन वहाँ 3 है तो एक की कमी पड़ रही, तो उस एक को जोड़ दिया, तो आर एक्स क्या हो गया 1, और आर एक्स 1 का मतलब उसका घात क्या है, 0 है। ठीक है बच्चों, तो इस पर आगे ध्यान देना है। एक्सरसाइज खत्म हो गई है और ये चैप्टर भी खत्म हो गया है आज। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए
और ये मैंने जो आज ये नीचे पूर्णांक इनको घटाना सीखा बताया है भाग के अंतर्गत, ठीक है, बहुपदों के भागफल को। और उसके अंदर फिर इसके बाद ये सजातीय राशियों को कैसे घटाना है, ये अगले चैप्टर में, ठीक इसके अगले चैप्टर में जब समीकरण को हल करते हैं वहाँ भी काम आना है, तो इसको आप समझ लीजिए, ठीक है।